हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केवीएल और केसीएल यानी किरचॉफ का वोल्टा नियम और किरचॉफ का धारा नियम, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि किरचॉफ का धारा नियम क्या बोलता है। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे केसीएल एंड केवीएल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम केसीएल यानी कि किरचॉफ धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार यदि मान लीजिए आपको कोई बंद परिपथ है, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको बंद डीसी परिपथ बनाऊं। ये वैज्ञानिक रूसी वैज्ञानिक थे किरचॉफ, इन्होंने डीसी परिपथ के लिए डीसी बंद परिपथ के लिए नियम दिए थे। तो आप ध्यान रखें, ये जो नियम होते हैं ये केवल डीसी परिपथों के लिए लागू है, डीसी बंद परिपथ के लिए नियम है ये। तो आप इसे ध्यान दें आप। तो जैसे मान लो आपका, यदि मान लो ये कोई बंद परिपथ है, इसमें एक रेजिस्टेंस ये R1 जुड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ एक अन्य रेजिस्टेंस इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है, फिर ये आपका न्यूट्रल से ये पॉइंट जुड़े हुए हैं। तो ये R1 हुआ, ये मान लीजिए हमारा R2 है और ये मान लीजिए R3 है। ठीक है, तो इस बंद परिपथ में यदि हम केसीएल देखें तो जो केसीएल होगी, केसीएल के नियम के अनुसार यदि मान लें हम कि R1 में धारा जो बह रही है वो I1 है, जो कि जिसकी दिशा कैसी है, दिशा आप ध्यान रखें। यदि R1 में धारा की जो दिशा है वह इस नोड की तरफ है। नोड को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? नोड जो होती है किसी सर्किट में, वह बिंदु होता है या वह पॉइंट होता है जहां पर ये कंपोनेंट्स, जैसे ये रेजिस्टेंस R1, इसमें R2 और R3 आपस में जुड़े हुए हैं, या किसी परिपथ में वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नोड। तो यह हमारी नोड हुई, क्योंकि इस पर यहाँ आपका R1, R2 और ये R3, ये तीन रेजिस्टेंस आपके इस नोड पर जुड़े हुए हैं। तो हम यदि मान लें कि इस रेजिस्टेंस R1 में I1 धारा बह रही है, जिसकी दिशा इस नोड A की तरफ है, इसे हम A नाम दे देते हैं। इस नोड A की तरफ है। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R3 में धारा जो है उसकी दिशा इस नोड से दूर की तरफ है। तो आप देखिए कि अब इस R2 में बहने वाली धारा को यदि हम इस प्रकार माने कि यह R2 से, यह नोड से R2 में जो धारा है वह इस नोड से दूर की तरफ जा रही है। इस R2 से, R2 में जो धारा प्रभावित हो रही है, जो करंट R2 से प्रभावित हो रही है, वह इस नोड से दूर की तरफ जा रही है। यदि हम इस R2 में बहने वाली करंट को यदि I2 से दर्शाएं, ठीक है, और यदि जो करंट इस R3 से बह रही है उसे यदि हम I3 से दर्शाएं, ठीक है, तो यदि हम
इस नोड ए पर केसीएल लगाएं, केसीएल नियम के अनुसार अगर क्वेश्चन लिखें तो वह किस प्रकार से होगा, वह होगा आपका, वह इक्वेशन होगा आपका I1 बराबर किसके होना चाहिए, I2 प्लस I3। क्यों, क्योंकि I1 जो है, I1 इस नोड की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन की एक तरफ, इक्वेशन के बाईं तरफ उन धाराओं को लिखेंगे जो इस नोड की तरफ जा रही है ना, और दूसरी तरफ कौन सी धाराएं लिखेंगे, जो इस नोड से दूर जा रही है। या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो धाराएं इस नोड की तरफ आ रही हैं वो किसके बराबर होंगी, जो धाराएं नोड से दूर की तरफ जा रही हैं। तो केसीएल जो होता है, किरचॉफ का जो धारा नियम है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो कहता है कि इस नोड की तरफ आने वाली धाराएं, नोड की तरफ आने वाली धाराएं नोड से दूर जाने वाली धाराओं के, नोड से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। या यूं कहें, यदि यहाँ पर इसे हम अब इससे थोड़ा बड़े सर्किट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा केसीएल होता है, किरचॉफ का जो धारा नियम होता है, वह नोड पर लागू होता है। उसे हम कहाँ अप्लाई करते हैं, नोड्स पर, ये नोड पर, ठीक है। केवीएल जो होगा, केवीएल में आप देखेंगे कि केवीएल को हम लूप पर, केवीएल इक्वेशंस को हम लूप के लिए लिखते हैं, लेकिन अभी हम केसीएल समझ रहे हैं तो केसीएल के बारे में ही बात करें। यदि मान लो, इसको मैं मिटा देता हूं, तो आगे हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब केवल किसी सर्किट की एक नोड को ही कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई एक नोड है किसी सर्किट की, सर्किट को हम ड्रा नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य केसीएल को समझना है। तो आप एज्यूम कीजिए कि ये किसी सर्किट की नोड है और सर्किट आपका जो है वह क्लोज्ड सर्किट है, बंद डीसी परिपथ है, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग अलग नोड बनाते हैं। मान लीजिए ये एक नोड आपकी यह इस प्रकार से जुड़ी हुई है, दूसरी नोड ये इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। एक अन्य नोड इससे जुड़ी हुई है इस प्रकार से, फिर एक नोड जुड़ी हुई है यहाँ पर, ये जुड़ी हुई है, उसके पश्चात एक नोड अन्य यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जहाँ पर सर्किट के जिस भाग पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट जुड़ते हैं उसे हम नोड बोलते हैं। इस नोड को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं, और केसीएल जो होता है वह किसी नोड पर ही लिखा जाता है। केसीएल इक्वेशंस को आप जितने भी नोड्स हैं, जितने भी नोड हैं आपके सर्किट में, उन नोड्स के लिए आप अलग अलग केसीएल इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह भी आप याद रखें कि किसी सर्किट में जितने नोड्स होंगे उतने ही आप उसके केसीएल इक्वेशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ए नोड की यदि हम बात करें, इसमें धाराओं को हम रैंडम दिशाओं में ओरिएंट करते हैं समझने के लिए। मान लीजिए ये धारा इसमें इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस R1 में, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस जो है इसमें धारा इस प्रकार से फ्लो हो रही है नोड की तरफ, ये आपका रेजिस्टेंस, इसे हम नाम दे देते हैं R2, ठीक है। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंस जो है इनमें भी धारा जो है नोड की तरफ आ रही है, इसे हम नाम दे देते हैं R3 और R4। इसके बाद यदि जो हमारा शेष नोड बची है इसमें हम देखें कि धारा इससे दूर की ओर जा रही है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया R5, ठीक है। तो हम इन रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस जो हैं R1, R2, R3, R4 और R5, इससे फ्लो होने वाली धारा क्रमशः
I1, I2, I3, I4 और इसे हम I5 धारा नाम देते हैं। तब यदि हम इस नोड ए पर केसीएल इक्वेशंस लिखें तो केसीएल इक्वेशन या किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार यहाँ पर जो इस नोड से दूर दूर की तरफ धाराएं जा रही हैं, मतलब दूर की तरफ कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं, एक तो ये I1 जा रही है और दूसरी ये I5 जा रही है। तो इस I1 और I5 का जो योग होगा I1 प्लस I2, मतलब कि नोड से दूर जाने वाली धाराएं, ये जो हो गया हमारा, यह वाली टर्म क्या हो गई, यह वाली टर्म कौन सी हो गई आपकी, नोड से दूर जाने वाली धाराएं। ठीक है, ये वाली हुई आपकी नोड से दूर जाने वाली धारा। जो इनका योग है I1 और I1 सॉरी यहाँ 2 लिखा हुआ है गलती से बाय मिस्टेक, ये एक्चुअली I5 है। I5 है क्योंकि यहाँ दूर जो करंट जा रही है वो I5 दूर जा रही है। तो I1 प्लस I5 का योग या इस नोड से दूर जाने वाली धाराओं का योग वो किसके बराबर होगा, वह होगा I2 प्लस I3 प्लस I4 के, या ये कहें कि इस नोड की तरफ आने वाली धाराओं के योग की। ठीक है, क्योंकि जो I2, I3 और I4 हैं वह नोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो ये केसीएल इक्वेशन है। ये केसीएल इक्वेशन किसी नोड के लिए लागू होती है और उसके अनुसार किसी नोड की तरफ, नोड से दूर जाने वाली धाराओं का योग, नोड से दूर जाने वाली धाराओं का योग उस नोड की तरफ जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, या इसे हम अन्य प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम एक अन्य प्रकार से लिख सकते हैं कि जो समय सनाफ है, समय सनाफ करे इज इक्वल टू 0। जो बीजगणितीय योग है किसी नोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये केसीएल का जो किरचॉफ का पहला नियम है, जिसे हम केसीएल भी कहते हैं या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, यदि हिंदी में कहें तो किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। वह क्या कहता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है या किसी नोड की तरफ जाने वाली धाराओं का योग नोड से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा किरचॉफ का धारा नियम। आइए अब हम देखते हैं कि किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या बोलता है। तो किरचॉफ का जो वोल्टा नियम है उसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सर्किट बनाएंगे। मैं केवल वह सर्किट बनाऊंगा जिसमें केवल एक लूप है। लूप की संख्या किसी सर्किट में ज़्यादा भी हो सकती है और जो केवीएल है वो प्रत्येक लूप के लिए लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, यदि हम एक सर्किट बनाएं, ठीक है, जिसमें मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स ये लगा हुआ है, फिर अन्य वोल्टेज सोर्स यहाँ पर एक और जुड़ा हुआ है, इसे हम E1 से दर्शाते हैं और इसे हम दूसरे को E2 से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस यह लगा हुआ है, इसी से आगे दूसरा एक अन्य रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है यह न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस यदि आपका R1 है
इसे हम दूसरे रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। यह एक यहाँ इसमें मान लीजिए आप करंट, क्योंकि ये सीरीज में है, दोनों में सेम करंट बहेगी। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें से फ्लो होने वाली ये करंट जो है इसे हम I1 से डिनोट करें और इसे हम I2 से डिनोट करें। हालांकि ये जो सीरीज में कनेक्शन है तो इनमें सेम करंट बहेगी, लेकिन फिर भी अभी KVL समझना हमारा उद्देश्य है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें I1 करंट बह रही है और इसमें I2 करंट बह रही है। तो लूप की क्या परिभाषा होती है हमारी कि यदि हम इस सर्किट में किसी नोड से चलना प्रारंभ करें और किसी अन्य, ठीक है, तो जैसे यदि मान लीजिए आप यहाँ पर किसी नोड से चलना प्रारंभ करें और सर्किट में दोबारा उसी नोड को रिपीट किए बिना, दोबारा आप किसी नोड को एक बार से अधिक रिपीट किए बिना यदि वापस उस प्रारंभिक नोड पर आ जाएं तो वह क्या बनता है, आपका एक लूप। तो मैंने यहाँ एक सिंपल सर्किट बनाया है जिसमें केवल एक सिंगल एक लूप है। इस लूप को हम नाम दे देते हैं ए। तो जिस प्रकार से KCL इक्वेशन हमने अलग अलग नोड्स के लिए लिखी थी, इसी प्रकार से KVL जो है वह भी सर्किट में जितने भी लूप बन रहे हैं उन सभी लूप के लिए आप एक KVL इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम चूँकि KVL समझना चाहते हैं कि KVL आखिर होता क्या है, किरचॉफ का वोल्टा नियम होता क्या है, इसीलिए केवल एक लूप लेंगे और उस लूप में आपको KVL इक्वेशन को समझाएंगे। तो आप देखिए यहाँ जो KVL इक्वेशन होती है, जो KVL होता है किरचॉफ का जो वोल्टा नियम है उसके अनुसार जो आरोपित विद्युत वाहक बल हैं, यानी कि जो आपके अप्लाइड EMF है सर्किट में, जो भी विद्युत वाहक बल आप लगा रहे हैं किसी लूप में, यदि जो भी विद्युत वाहक बल है उस विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यहाँ आप ध्यान दें शब्दों का, बीजगणितीय योग की बात कर रहे हैं। योग से मतलब नहीं है बीजगणितीय योग, मतलब आपको एक विशेष साइन कन्वेंशन भी फॉलो करना है, आपको चिन्ह का भी सही उपयोग करना है। तो आप देखिए कि जैसे ये यदि हम चलना प्रारंभ करें तो यदि मान लो आपका जो बैटरीज हैं, यदि बैटरी में जब आपका चलते चलते यदि पहले माइनस चिन्ह आएगा तो आपको, यदि माइनस प्लेट आती है तो आपको भी माइनस चिन्ह का ही प्रयोग करना है। तो आप देखिए ये वाला जो सर्किट है इसमें जो E1 को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो E1 माइनस E2 E1 माइनस E2, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये वाली जो बैटरी है इस सर्किट में हम अगर चलना प्रारंभ करें तो ये कैसा आएगा, ये जो है इसकी माइनस प्लेट पहले आएगी मूव करते हुए। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्शन अपने हिसाब से आप किसी भी डायरेक्शन में इस लूप में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो किरचॉफ का धारा नियम होता है वह कहता है कि किसी परिपथ में या किसी लूप में जो आरोपित विद्युत वाहक बल होते हैं उनका बीजगणितीय योग इस परिपथ में जो विभिन्न कंपोनेंट हैं, जैसे इस परिपथ में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट है लूप में, एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है। तो किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार इस परिपथ में या इस लूप में जो आरोपित विद्युत वाहक बल हैं उनका बीजगणितीय योग इन कंपोनेंट्स में या अवयव में जो वोल्टा ड्रॉप होता है, और वोल्टा ड्रॉप ओम के नियम के अनुसार यदि हम R1 में निकालें तो कितना हो रहा है, I1 इंटू R1, इस R2 में जो वोल्टा ड्रॉप होगा वो कितना होगा ओम के नियम के अनुसार, I2 इंटू R2। ठीक है, तो किरचॉफ के धारा वोल्टा नियम के अनुसार जो आरोपित विद्युत वाहक बल हैं उनका
बीजगणितीय और इस लूप में जो कंपोनेंट हैं उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टता ड्रॉप के बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ का धारा वोल्टता नियम है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको KCL और KVL यानी कि किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका KVL KCL से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।